हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 24 अगस्त 2020 और द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में टोटल आज हम लोग 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल जो है वुमेन रिलेटेड इशू है, जिसके अंदर में जीएस पेपर 2 हेल्थ रिलेटेड इशू से आप उसको रिलेट कर सकते हो। अभी फिलहाल लॉकडाउन के अंदर में आपको बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस, फिर और भी कुछ कुछ जो है वुमेन रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेट कर चुके हैं। उसके अंदर एक इशू ये भी है कि प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, बिकॉज अबॉर्शन जो है वो हो नहीं पा रहा है टाइम से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी जो है वो रेगुलेटेड मिल नहीं पा रहा है। जिसके ऊपर ये आर्टिकल है, कुछ 4-5 रिपोर्ट्स का भी इसके अंदर जिक्र किया गया है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो आगे फोल्डर पॉइंट के लिए। तो इसके अंदर वे अहेड्स और रिसोर्सेज के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेकेंड आर्टिकल जो है वो फेलिंग ऑन फायर्स, जीएस पेपर 3 मैन मेड डिजास्टर जो है उसके अंदर आप इसको रिलेट कर सकते हो। अभी देखिए, श्री साइलम पावर प्लांट के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर कैसे क्या काम किया जा सकता था और कौन कौन से इश्यूज को अंडरस्कोर कर दिया गया, उनको देखा नहीं गया, उन सब चीज़ों के ऊपर में इसको में बात की गई है। तो देखिए, आप जैसे जान सकते हो कि नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों के अंदर में उतना ज़्यादा एनालिसिस है नहीं, तो जिस वजह से एनालिसिस की कमी की वजह से हम इसमें मेंस क्वेश्चन जो है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, थर्ड और फोर्थ आर्टिकल के ऊपर में हम मेंस क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, जिस बिकॉज जो थर्ड आर्टिकल है वो है आपका फूड सिक्योरिटी के अंदर। जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर में कैसे अभी इंडिया का जो है वो रैंकिंग काफ़ी नीचे है, आपको पता ही है। तो जीएस पेपर 3 के टॉपिक जो है फूड सिक्योरिटी और बफर जोन्स के ऊपर में, वो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो और बिल्कुल होलिस्टिकली हम इसको कवर करेंगे। इसके अंदर 2-3 ऐसे यूनिक पॉइंट्स है, जैसे कि PMFSFI, जो कि काफ़ी यूनिक पॉइंट है, जो कि आपको किसी स्टडी मटेरियल में शायद ही मिलेगा। ये कन्वेंशनल पॉइंट है, एक प्रिवलेंस ऑफ अंडर नॉरिशमेंट, ये तो आपको सब जगह ही मिल जाएगा, POU। तो इसके ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी और कुछ रिपोर्ट्स के भी इसके अंदर बात की गई है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। उसके बाद जीएसटी और आईबीसी, ये बिल्कुल इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है हमने ये फोर्थ आर्टिकल जो है, और ये बिल्कुल गोल्ड आर्टिकल है, बिकॉज अरविंद सुब्रमण्यन ने लिखा है इनको। अब अरविंद सुब्रमण्यन कौन है आपको पता ही होगा, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उनका आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, जिस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिए, उनके लिखे हुए इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर से 5 क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स के अंदर में उस साल। फिर उसके बाद इकोनॉमिक जीएस पेपर मेंस के अंदर में भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके आर्टिकल को डिस्कस करना, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर जीएसटी रिवाइवल और आईबीसी रिवाइवल मेजर्स उन्होंने दिखाए हैं, जैसे कि अभी जीएसटी के अंदर सेस के साथ प्रॉब्लम चल रहा है और आईबीसी भी जो है वो स्थगित कर दिया गया है पिछले अगले 6 महीने के लिए। तो उसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं। उतना बड़ा आर्टिकल नहीं है, मीडियम टाइप आर्टिकल है, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद एक पांचवा आर्टिकल, देखिए मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि सिर्फ की पॉइंट जो है उसके 4-5 पॉइंट उसको मैं बता दूं कि देखिए, एक आज द हिंदू के अंदर में इंडिया नेपाल रिलेशन के ऊपर में एक आर्टिकल है। वो इंडिया नेपाल के रिलेशन के ऊपर में कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल के अंदर में, जिसके अंदर नेपाल की एक पत्रकार थी, उन्होंने लिखा था नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसी सारे पॉइंट ऑफ व्यू के काउंटर एग्रीमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इस वाले आज वाले जो द हिंदू का जो आर्टिकल है उसके अंदर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम पिछले जो आर्टिकल था उसके जो की पॉइंट्स थे, 3 4 4 या 5 हैं, उन सबको सामने लिख करके और उसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या है, आपका एक होलिस्टिक पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आगे चल करके अगर आप इंडिया नेपाल के इशू को अगर डिस्कस करते हो, काला पानी जो भी, उसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉर अगेंस्ट करके लिख सकते हो, आगे वे फॉरवर्ड लिख सकते हो और कंक्लूजन लिख सकते हो। वो भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो ये हम लोग आज आर्टिकल यूज़ कर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताऊं कि अगर आप नोटिफिकेशन चाहना चाहते हैं, जैसे जितने भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं gkmonk.com पे, या फिर जो अभी एडिटोरियल्स अगर हम डिस्कस करते हैं, तो वो सारा नोटिफिकेशन आपको कहाँ से कौन सा पीडीएफ डाउनलोड करना है वो gkmonk.com पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। आपको करना ही है कि सर्च बार में जाके द हिंदू 365 बिना स्पेस के टाइप करना है, तो gkmonk.com आपको सजेशन आएगा चैनल, उसके अंदर आप जा करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास अभी सब 18 सब्सक्राइबर हैं, तो वही चैनल है, कोई दूसरा चैनल नहीं है, अभी फिलहाल इतने ही सब्सक्राइबर है। फर्स्ट आर्टिकल क्या है, फर्स्ट आर्टिकल में वुमेन इंटरप्टेड ऑन एसेस टू कॉन्ट्रसेप्शन एंड अबॉर्शन सर्विसेज, जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में ये है कि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये भी था कि वुमेन के साथ 3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एग्रीगेट किए, जिसमें सबसे पहला था अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेकंड था डोमेस्टिक वायलेंस और थर्ड था
मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी वो होता है कि अगर कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है और उसके 42 डेज़ के अंदर में, प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज़ के अंदर में अगर उनकी डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से, और कोई दूसरे कारण से नहीं, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ और कॉज हो गया, उससे नहीं, वो प्रेगनेंसी के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा वीक अगर रहती हैं और वो आगे जो है स्कम कर जाती हैं, डेथ कर जाते हैं, हो जाता है उनका, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी है। इंडिया के अभी फ़िलहाल स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, पहले जो है कि बहुत ज़्यादा ग्रीव था। आजकल जो है 2015 से 2017 के बीच में 2000 से ज़्यादा जो वुमेन है उनको बचाया गया है। 6.2% का जो है डिक्लाइन हुआ है पहले के रेट से। लेकिन फिर भी अभी बहुत ही ज़्यादा लंबा हमें सफ़र तय करना है। अभी देखिए, ये तीनों जो इश्यूज़ हैं वो एग्रीगेट कर चुके हैं लॉकडाउन के दौरान। क्यों किए हैं? बिकॉज़ जो सर्विसेज थे उतने बढ़िया तरीके से अवेल नहीं हो पाए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसे जिनको आपको देखना चाहिए। 3 रिपोर्ट है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि अगर रीसेंट सर्वे को आप देखते हो तो 103 कंट्री का हमने सर्वे किया था, जिसमें 67% ने रिपोर्ट किया कि फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव उनको नहीं मिल पाता है। उसके बाद यूएनएफपीए, उनका क्या प्रोजेक्शन है? उनका ये कहना है कि देखिए 47 मिलियन इन 114 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो वुमेन है वहाँ पे, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो नहीं अवेल हो पाता है। और ये जो लॉकडाउन है, अगर वो और 6 महीने तक बढ़ता रहा और वो ऐसे ही चलता रहा, तो आप देखिए कि 7 मिलियन और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, जो नहीं चाहते हुए भी प्रेगनेंसी जो है वो हो जाएंगी, और जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक झटका लगेगा उन कंट्रीज़ को जो कि ये कंट्रोल करना चाहते हैं। और एक जर्नल है एमएसआई करके, उनका ऐसा कहना है कि पूरे वर्ल्ड में जनवरी से लेकर जून के बीच में 20 लाख जो है ऐसे सर्विसेज को अवेल करने में जो वुमेन है वो असमर्थ रही, जिसके अंदर जो 13 लाख वुमेन, 20 लाख में 13 लाख वुमेन जो है वो इंडिया से ही उठ करके आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारे देश में तो ऐसे अभी इमरजेंसी के टाइम पे ये सब हेल्थ इश्यूज़ के लिए तो छूट दिया गया था, आप जा करके उसको अवेल कर सकते हो। क्यों हुआ ऐसा? रीज़न बिहाइंड देते हैं राइटर कि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज तो चल नहीं रहा था और हर किसी के पास में निजी गाड़ियाँ होती नहीं है कि वो जा कर के हॉस्पिटल अवेल कर सके। अब उसके बाद कुछ ऑटोज़ और कुछ रिक्शाज़ भी अवेलेबल थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस में जा रहे थे। उसके बाद फिर जो इनर रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से फिर उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था, और जिस वजह से ये इशू जो है वो और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ बहुत सारी जो शुरू-शुरू में जब जैसे ही लॉकडाउन इनिशिएट किया गया था, तो बहुत सारे जो छोटे-मोटे डिस्पेंसरी और क्लिनिक्स थे, उनको बंद कर दिया गया था। जो मेजर हॉस्पिटल्स थे, वही सिर्फ़ खुले थे, और उसके अंदर में भी कोविड-19 इंटेंसिव केयर जो है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया गया था। ये सारे जो पेशेंट्स हैं, वो या तो डर करके नहीं जा रहे थे, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो वैसे जनरल पेशेंट्स थे, वो जैसे ही कोविड-19 की महामारी जब शुरू हुई, तो वो लोग अपना डिस्चार्ज करवा-करवा के निकल के वहाँ से जाने लग गए थे। तो वैसे भी बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, वो वहाँ जाना नहीं चाह रहे थे। तो जिस वजह से जो है ये और ज़्यादा सुस्ती एग्रीगेट कर गई। उसके बाद आर्टिकल में क्या कहते हैं पॉइंट, एक ये भी पॉइंट दिया है राइटर ने कि इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बढ़ाई तो गई थी, गवर्नमेंट के साथ दिया तो था गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी थी। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टेट्स थे, 6 स्टेट में ऐसे स्टडी किया जहाँ पे ये भी बताया गया कि जो बाकी के ज़रूरी ड्रग्स थे वो भी वहाँ पे शॉर्टेज थे। जो नॉर्मल फार्मासिस्ट थे, कुछ तो छोटे-मोटे क्लिनिक खुले ही नहीं थे, और कुछ जो क्लिनिक खुलते भी थे उसके अंदर जो नॉर्मल जो ड्रग्स कोविड-19 या फिर एंटीबायोटिक ये सब के अलावा जो सारे ड्रग्स होने चाहिए प्रॉपर, वो सारे अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज़ सप्लाई चेन के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। बहुत जगह लॉकडाउन था, वहाँ ट्रक्स को घुसने नहीं दिया जा रहा था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो जिस वजह से भी ये जो है मामला एग्रीगेट कर दिया। अब वे अहेड क्या हो सकता है? वे अहेड ये हो सकता है, देखिए जितने भी कंट्री हैं वो अगर चाहते हैं कि उनके देश में ये सब अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी ना हो और पॉपुलेशन बूम के अंदर कंट्रोल किया जाए, तो उसके अंदर उनको ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइसेस है या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज है उनके ऊपर उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके इंडिया में जहाँ पे थ्री 1 आउट ऑफ 3 वुमेन जो है, मतलब 35% जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करती हैं। ऐसा एक स्टडी में बताया गया है एमएसआई स्टडी के अंदर में। इसके बाद तो इस वजह से इंडिया को जो है कि
अनइंटरप्टेड अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डिवाइसेस और केयर सर्विसेज जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं उनको अवेल करवाना चाहिए, और सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक राइट ऑफ वुमेन भी आता है जो कि उनको अब्यूज़ से बचाता है, डिफरेंट टाइप से अब्यूज़ से, मैटरनल अब्यूज़ से भी, या फिर उनके खुद के भी जो मेंटल अब्यूज़ है उनसे बचाता है। तो ये सारे इंसेंटिव को के ऊपर अगर आप देखते हो तो लोकल क्लिनिक को भी आपको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उनको टेलीमेडिसिन के थ्रू जोड़ने की ज़रूरत है कि बड़े हॉस्पिटल्स के टेलीमेडिसिन के थ्रू इन सारे इश्यूज़ के ऊपर में उनको जोड़ा जाए, ताकि अगर वहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो कि इन सारे सर्विसेज के ऊपर में बातचीत कर सके या फिर उनको नॉलेज हो, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू वहाँ पे सर्विसेज जो है वो आम जनता जो है अवेल कर सके। तो ये सारा कुछ जब होगा तब फिर उसके बाद आपको ड्रग सप्लाई भी जो है स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जितना भी आपका सप्लाई चेन है उसको आपको टाइम टू टाइम रेगुलेट करने की, मतलब सर्विलांस करने की ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तभी जो है आपका हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव कर पाएगा, और जो वुमेन जो केयर है वो, और जो भी नीड चाहिए उनको और बढ़िया तरीके से मिल पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। फेलिंग ऑन फायर्स ऑन श्री साइलम पावर प्लांट एक्सीडेंट। जीएस पेपर 2 डिजास्टर मैनेजमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 सॉरी। तो श्रीसैलम जो पावर प्लांट है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अभी इसके अंदर कुछ दिन पहले ऐसे न्यूज़ आपने पढ़ा होगा कि 9 पीपल, जैसे जो इंजीनियर थे, इसके अंदर 5 इंजीनियर भी थे, उन लोगों की मृत्यु हो गई है उसके अंदर आग लगने की वजह से। तो सबसे पहले तो इस तरह के न्यूज़ में आप देखिए कि मैप के अंदर श्रीसैलम है कहाँ पे। तो ये देखिए, ये रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बीचों बीच जो है वो स्टेट का बॉर्डर आता है। उसके इस साइड में है आपका तेलंगाना, और इसके दूसरे साइड में आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो तेलंगाना साइड वाला जो रिजर्वायर है उस वाले पार्ट में ही जो है कि आग लगा है। तो आग लगा है तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम क्या था कि इस वाले जो पावर प्लांट है उसके अंदर सिर्फ एक ही जो है एग्जिट था हम लोग का। तो एक ही एग्जिट के वजह से इसमें जो निकलने का जो ज़रिया था वो बहुत कम था, जिस वजह से जो इंजीनियर्स और जो लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे थे वहाँ पे अंदर में, वो लोग फंस गए, और उनकी जो है वहाँ पे घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। बिकॉज निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जैसे आपको पता होगा रिजर्वायर का जो ये जो पूरा रोड होता है ऊपर से, उसके जस्ट नीचे जो हिस्सा होता है उसी के अंदर सारे मशीन्स और ये सब सारा कुछ लगा होता है, और उसके अंडरग्राउंड जा करके ये पूरा टोटल 4 फ्लोर का पूरा इमारत था, उसी के अंदर सारा कुछ जो है मैकेनिज़्म लगा होता है। तो यहाँ से निकालने के लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ स्मोक इतना ज़्यादा फैल गया था कि अंदर लोगों को निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल ये कहता है कि 900 मेगावाट कैपेसिटी का ये जो पावर प्लांट था, इसके इसके वजह से जो है तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये आता था, और इसके वजह से ये काफ़ी बिग कंट्रीब्यूटर था आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये सब जगह पे बिजली का जो संचालन और यहाँ पे सप्लाई जो होता था। अभी इसके बाद जो इसके अंदर एक्शन क्या लिया गया अभी फ़िलहाल? तो एक्शन तो अभी इसमें यही लिया गया है कि सीआईडी इंक्वायरी बैठाई है तेलंगाना गवर्नमेंट ने कि क्यों वहाँ पे आग लगा और क्या हुआ। तो राइटर ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे सीआईडी इंक्वायरी बैठाने की जगह के बजाय यहाँ पे आपको ये करना चाहिए था कि एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट कमेटी बैठानी चाहिए थी, ताकि आपको ये पता चले कि क्या-क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपके उसके डिज़ाइनिंग के अंदर में, और क्या-क्या मेजर्स हैं जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में वो सब चीज़ को मान्य नहीं रखा गया, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी जो है ये इस चीज़ को रोका जा सके, और अभी भी ये क्यों हुआ ये बात का पता लगाया जा सके। अभी देखिए सेफ्टी मेजर्स जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है वो सब सारा कुछ सही ढंग से पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीज़ देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ ये जो है कि ट्रांसमिशन के ऑपरेशनलाइज़ करवाने के लिए, ट्रांसमिशन को ऑपरेशनलाइज़ करवाने के लिए इसको जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने मैप दिखाते समय भी आपको बताया था, सरफेस लेवल के काफ़ी नीचे इसको बनाया जाता है। तभी जो है वहाँ पे ट्रांसमिशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज़ आप देखिए कि जब डैम से जब पानी छूट कर निकलता है तो उसके ही चारों तरफ जो है वो सारा कुछ का मैकेनिज़्म को अप्लाई करने के लिए वहाँ पे मशीन को लगाई जाती है, और रोड के जस्ट नीचे। तो इसके अंदर जो नॉर्म्स हैं उन सब चीज़ को ढंग से पालन हुआ है कि नहीं हुआ है वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। IEEE स्टैंडर्ड्स है जो कि करीब 100 साल पुराना है, करीब-करीब 100 साल पुराना है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे नॉर्म्स को फिर से रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो उसके अंदर फ़िक्स्ड और पोर्टेबल वेंटिलेशन सिस्टम का जो प्रयोजन है वो चीज़ को सही ढंग से फ़ॉलो
किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो फायर रिटार्डेंट मटेरियल है, जिससे आग ना लग सके, ऐसे मटेरियल्स का यूज़ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो फायर अगर लग भी जाए तो वो ज़्यादा फैले ना। अब वे फॉरवर्ड में क्या है, तो वे फॉरवर्ड में यही है कि तेलंगाना पावर प्लांट के अंदर अगर कोई सा ऐसे मेजर्स थे, सेफ्टी मेजर्स जो कि फॉलो किए गए थे, जो हमारे होने चाहिए जो गाइडलाइन के अनुसार, तो वो सब अगर फॉलो किए तो वो सब अभी फॉलो क्यों नहीं हो पाए। ऐसा माना गया कि उसमें और भी बहुत सारे इंजीनियर्स और लोग, स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे फंसे हुए थे जो कि टॉप फ्लोर में थे, तो वो लोग वहाँ से निकल के एक सुरंग के थ्रू बाहर निकल गए, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे थे वो बीच में जो आग जो लग गई थी उस वजह से वो लोग वहाँ से निकल नहीं पाए, और वो वहीं पे उनकी घटनास्थल पे मौत हो गई। तो वहाँ पे ऐसे क्या नॉर्म्स नहीं फॉलो किए गए थे कि सबका इवैक्यूएशन सही ढंग से नहीं हो पाया। क्या वहाँ पे जो फायर ड्रिल्स ये सब जो टाइम टू टाइम करवाने का जो नॉर्म है, वो सब चीज़ अभी भी फॉलो नहीं हो रहा था कि लोगों को नहीं पता था कहाँ से कैसे निकल के भागना है। तो आगे झारखंड और ये सब जगह पे भी जो है कि कोल माइंस और ये सब बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अक्सर ऐसे फायर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जैसे 2018 में ऐसा एक रिपोर्ट बताता है कि 12,748 एक्सीडेंट जो है वो फायर की वजह से हुआ था, और इसके वजह से जो है कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी। ये एनसीआरबी का डाटा है। तो इस हिसाब से जो है कि अभी हम लोग को देखना ज़रूरी है कि क्या-क्या हमें नॉर्म्स फॉलो करने हैं, और बाकी देश में भी फॉलो करवाने हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पावर प्लांट्स के सब मैनेजमेंट का, लेकिन सेंटर को भी इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है कि वो जो कोल माइंस वाले जो जगह हैं जहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आग लगते रहता है, वहाँ पे भी जो ऑडिट टर्म्स हैं, नॉर्म्स है, ये सबको फॉलो करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखिए स्टैटिक्स से जो रिलेटेड है, ये तो हो गया एक करंट अफेयर्स का एक टर्म हो गया। इससे तो आपका सिर्फ़ ये करंट अफेयर्स का ये एक सिर्फ़ अगर बाय चांस अगर आ जाता है, जो कि बहुत ही मतलब मिनिमम चांस है कि मेंस में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पावर प्लांट के ऊपर ही पूछेगा, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर मेंस में जो ओवरऑल जो है वो है आपका मैन मेड डिज़ास्टर कवरेज। इसके अंदर जो फायर एक सब पार्ट है। अगर फायर से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो इसके अंदर जितने नॉर्म्स हमने अभी इसके अंदर आपको एडिशनल रीडिंग के अंदर बताए हैं, उन सब में से कम 5 से 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। बिल्कुल आराम से वे फॉरवर्ड को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा मैंने यहाँ पे डाटा लगाया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 होता क्या है? तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 के अंतर्गत किसी भी बिल्डिंग का कैसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए ताकि फायर का प्रिवेंशन किया जा सके, और उसके अंदर क्या-क्या जो कंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट्स होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रोटेक्शन फीचर्स के लिए, ताकि जो डेंजर है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और प्रॉपर्टी का भी जो नुकसान है वो कम से कम किया जा सके। उन सबको अलग-अलग क्लासिफ़ाई कर के बताया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि बिल्डिंग का जो ऑक्यूपेंसी है, वो कितना होना चाहिए, मतलब कितना डेंसिटी में वहाँ पे कितना सामान कितने स्पेसेस पे रखना चाहिए, ताकि जो है कि आजू-बाजू का जो सामान है वो एक-दूसरे की वजह से ज़्यादा जल्दी आग ना पकड़ सके। उसके बाद जो उनका जो कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन है वो कैसा है? वो बहुत ज़्यादा आपका डेंस एरिया में तो नहीं बना हुआ है बाहर साइड से, उसका एरिया कितना बड़ा है? तो ये सब सारा कुछ नॉर्म जो है वो अलग-अलग क्लासिफ़ाई किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर सब हेडिंग्स के अंदर आपको लिखना है, तो फायर प्रिवेंशन इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग का डिज़ाइन, ये सब सारा कुछ। फिर लाइफ सेफ्टी के अंदर क्या आएगा कि सेफ्टी प्रोविज़न्स कैसे फ़ॉलो किए गए हैं, उसके अंदर जो ऑक्यूपेंसी जो फीचर्स है, जो डेंसिटी वाली बात बताई मैंने आपको, वो कितने बढ़िया तरीके से इसके अंदर फॉलो किए गए हैं, ताकि स्मोक और फ्यूम्स जो है उससे पैनिक ना क्रिएट हो सके, और जो मतलब पूरा पर्याप्त स्पेस मिले लोगों के भागने के लिए, एग्जिट करने के लिए। और दूसरी बात कि अगर ज़्यादा नज़दीक नज़दीक सामान नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या है कि आग भी ज़्यादा जल्दी फैलती नहीं है। इसके बाद फायर प्रोटेक्शन के अंदर क्या है कि करेक्ट टाइप के इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट्स जो हैं वो अंदर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होने चाहिए। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर ये सब होना चाहिए कि फायर बुझाने के लिए। इसके अलावा जो वहाँ पे कम से कम ऐसे जो जल्दी आग पकड़ने वाले जो वस्तु हैं वो सब वहाँ पे नहीं होना चाहिए बिल्डिंग के अंदर में। इसके बाद जो गाइडलाइंस हैं, जो कि टाइम टू टाइम जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, उनको फायर ड्रिल्स करवाने की ज़रूरत होती है, इवैक्यूएशन करवाने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जैसे एसेंचर या फिर ऐसे कुछ कंपनी में काम करते होगे, तो वहाँ पे जो है ये अक्सर होता रहता है, महीने में या फिर 2 महीने 3 महीने में एक बार ज़रूर ही ऐसा होता है कि फायर ड्रिल्स करवाते हैं। या इनफैक्ट आजकल स्कूल्स में भी ये चीज़ करवाने लग गए हैं कि फायर ड्रिल बोल करके, और लोग वहाँ से अचानक से लोगों को बोलते हैं भागो 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 फायर आ गया, तो फिर उसके बाद वो लोग
फायर वाले जो एग्जिट जोन है वहीं से निकल करके एक पूरा फुल प्रैक्टिस किया करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग असल सिचुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार रहते हैं, अगर कभी ऐसा आया ज़रूरत पड़ा तो वो तैयार रहते हैं। तो ये सब सारा कुछ नॉर्म्स हर जगह पे फॉलो करवाने की ज़रूरत है, पब्लिक सेक्टर में खास करके, जो कि अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि फायर ड्रिल होता क्या है। इसके बाद मॉडल बिल्डिंग बेलॉस जो 2003 का है इंडिया के अंदर में जो लागू है, वो हर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है उतना रिगरसली जितना करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको हर एक बिल्डिंग का जो है, चीफ फायर ऑफिसर सॉरी, उनको हर एक जो भी कंस्ट्रक्शन जो नया हो रहा है उन सब जगहों का जाके उनको निरीक्षण करना चाहिए, और तभी बिल्डिंग का जो अप्रूवल देना चाहिए कि अब इस बिल्डिंग में ऑक्यूपेंसी हो सकती है, जब सारे नॉर्म्स का क्लियर हो सके, सब सारे नॉर्म्स का जो है कि सर्टिफिकेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन मिल सके। लेकिन ये चीज़ को उतने बढ़िया तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता नहीं है। और बिकॉज़ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं करंट स्ट्रक्चर के अंदर में, हमारे ऑक्यूपेंसी के अंदर में, हमारे पॉपुलेशन के अंदर में, सिटी प्लानिंग के अंदर में, कि इतना ज़्यादा वास्ट जो हमारा पॉपुलेशन है, जिसके वजह से सिटी जो है वो अनप्लान्ड तरीके से और ज़्यादा बढ़ते जाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट सिर्फ 30% जो सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में, उसके अंदर जो बिल्डिंग्स है वही सब बस खाली जो है मास्टर फायर प्लान जो है उसको फॉलो करती है, उसके नॉर्म्स के को अडेयर करती है। बाकी सब वैसे ही फ्री फंड में बने हुए हैं, और उनको चेक करने का भी सेफ्टी नॉर्म्स उसके अंदर क्या है नहीं है, वो भी कोई ऐसा कुछ खास हमारे देश में लॉ है नहीं कि ये सारा कुछ ऑडिट बिल्कुल अनिवार्य हो जाए, नहीं हुआ तो बिल्डिंग खाली करवाना पड़ेगा या फिर प्रॉपर्टी आपकी सीज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नॉर्म्स नहीं है। तो ये नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट हो, जो कि कोई थर्ड पार्टी के द्वारा हो, और जिसको काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हो कि ये सारा कुछ मतलब वो कर सके। तभी जो है कि ये जो सेफ्टी जो नॉर्म्स है वो इंडिया के अंदर फॉलो किया जा सकेगा। और इसके बाद तभी जो है कि 13 फिनेंस कमीशन का भी जो रिकमेंडेशन था कि कैसे फायर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए, और उनको कैसे नॉर्म्स जो है इंडिया के अंदर सारे जो मुख्य जो इंस्टीट्यूशंस है, खास करके पब्लिक प्रॉपर्टी वाले, और फिर कहीं न कहीं अगर जो अच्छे घर, जो बहुत बड़े सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर में भी ये सारा कुछ कैसे फॉलो करवाना चाहिए, वो सबको हम लोग अडहेर कर पाएँगे, वो सबको हम लोग फॉलो कर पाएँगे। इसके अलावा जो 13 फिनेंस कमीशन था उसने ये भी कहा था कि देखिए, आप जितने भी हमारे फायर सर्विसेज हैं की जुरिडिक्शन होती हैं, आप उसको पहले पता लगाइए कि कौन-कौन से हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन ज़ोन हैं, कौन-कौन से ज़ोन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आग अगर लग जाए तो वहाँ पे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ज़ोन्स को आप आइडेंटिफ़ाई करवाइए, वहाँ की ऑक्यूपेंसीज़ को, मतलब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर बाई चांस वहाँ अनप्लैन्ड तरीके से वहाँ बस गए, जैसे पुरानी दिल्ली एरिया अगर देखिए आप, तो वहाँ पे जैसे ये करवाने की बहुत जल्दी और ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। और ये जब हो जाए तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को फायर सर्विसेज की जो जुरिडिक्शन है वो सब तय कर करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाने चाहिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट जो इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं उनको इस एफर्ट में उनका योगदान करना चाहिए। तभी जो है कि ये सारा कुछ हम लोग इंश्योर करवा पाएंगे कि प्रॉपर तरीके से अगर वहाँ पे आग लग भी जाए तो सेफ्टी ड्रिल्स और ये सब अगर कंटिन्यू रहा, तो वहाँ के रेसिडेंट के लोगों को, स्कूल कॉलेजेस के जो टीचर्स और बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, या फिर अलग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ये हमने ऊपर भी पढ़ा अभी प्लांट वाला, वहाँ पे भी इवैक्यूएशन करवा करके जान माल की उतनी ज़्यादा क्षति हानि नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी, जीएस पेपर 1 पॉवर्टी रिलेटेड इशू, और जीएस पेपर 3 इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अब इस वाले आर्टिकल को और नेक्स्ट वाले आर्टिकल के अंदर हम लोग मेंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको ये बताता हूँ। अभी फ़िलहाल जो है कि थोड़ा टाइम हो गया है, तो अभी नेक्स्ट ये वाला और उसके बाद वाला आर्टिकल में भी कम से कम 15-15 मिनट, 10-10 मिनट लगेंगे। तो इसके नेक्स्ट वाले आर्टिकल आप ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वाला वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।